हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करना प्रारंभ कर चुके हैं और इस पूरे क्लास का जो पेपर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस पूरे क्लास का नाम क्या रखें तो फाउंडेशन क्लास। अच्छा, फाउंडेशन क्लास रखने के पीछे रीजन ये है कि इसको हम लोग पूरा बेसिक से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आपका एग्जाम आए पेपर फर्स्ट के एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। और आपको पता है कि पेपर फर्स्ट जो है ये टोटल आपका 10 यूनिट में डिवाइड है और अभी हम लोग आपके यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अवृत्ति शिक्षण अभिक्षमता को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें ये क्लास नंबर आज आपकी थर्ड है। इसके पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखें किसी कारणवश तो प्लेलिस्ट में जाके, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके द परफेक्ट एजुकेशन के इसी चैनल के आप दोनों क्लासेस को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसमें हम लोग टीचिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात किए हैं। और आज हम लोग अपने इस क्लास में क्लास नंबर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के बात करेंगे अधिगम के बारे में कि सर लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के कौन कौन से प्रिंसिपल, इसके नेचर, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और साथ में उसके बाद लास्ट टॉपिक की बात करेंगे अधिगम करता कि लर्नर किसे कहेंगे, लर्नर की क्या विशेषताएं होती हैं, आप किसे लर्नर कहोगे। यहां से क्वेश्चन भी कई बार बनता है, तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे और एक एक पॉइंट को समझ के क्लास से जाइएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं अधिगम से कि सर अधिगम होता क्या, इसकी अवधारणा कह लें, इसके कंसेप्ट कह लें, तो अधिगम है क्या सर। तो आपके ऑप्शन में कई बार देखने को डायरेक्ट मिल जाता है अधिगम कैसी प्रक्रिया है। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। कब तो आप कहोगे सर अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो कहां से चलती, तो आप कहोगे सर जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है, ठीक है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम का अनौपचारिक प्रक्रिया। अधिगम भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो आप कहोगे एक सर फॉर्मल लर्निंग और एक आपका होता है इनफॉर्मल लर्निंग। यानी अधिगम का एक औपचारिक कारक और एक अनौपचारिक। जो अपने आप समाज से चीजों को सीखते हो वो आपका होता है अधिगम का अनौपचारिक प्रक्रिया। और जो आप अपने स्कूल, अपने विद्यालय, अपने शिक्षक के माध्यम से सीखते हो वो अधिगम की औपचारिक प्रक्रिया होती है। और इसी जो आपका इनफॉर्मल है इसी को हम कहते हैं अर्जन, इसी को हम कहते हैं एक्विजिशन। और जो आपका फॉर्मल होता है, जो अधिगम होता है, इसे तो हम कहते हैं सर हमारी औपचारिक प्रक्रिया है। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से अच्छे से क्लियर हो गया अधिगम क्या है। तो सर अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं अधिगम के बारे में कि सर अधिगम है क्या। तो अधिगम के द्वारा किसी बालक, किसी व्यक्ति, किसी बालिका, किसी विद्यार्थी में अस्थाई परिवर्तन होता है क्या। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि अधिगम के द्वारा किसी बालक, बालिका में, किसी विद्यार्थी में अस्थाई परिवर्तन होता है। क्या होता है, तो आप कहोगे सर अस्थाई परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको डेली, मान लीजिए आप कितने बजे सो के उठते हो, आप कहोगे सर हम डेली सुबह 8 बजे सो के उठते हैं। एक दिन अचानक आपका एग्जाम है या फिर किसी कारणवश आप 7 बजे सो के उठ गए, सिर्फ एक दिन आप 7 बजे सो के उठे, फिर अगेन आप 8 बजे 8 बजे 8 बजे ऐसे रिपीट कर रहे हो। तो जो आप एक दिन 7 बजे सो के उठे हो उसे अधिगम नहीं बोला जाएगा, उसे आपका व्यवहार का अस्थाई परिवर्तन नहीं बोला जाएगा। वो सडनली हो गया तो हो गया, वो अधिगम नहीं है। बल्कि अधिगम क्या है, जो आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए, जो आपके व्यवहार को अस्थायी रूप से परिवर्तन कर दे। अच्छा, इसी में एक पॉइंट आती है कि सर जी मान लीजिए हम कोई कार्य करते करते थक जाते हैं, तो क्या वो भी एक अधिगम है, यानी थकान भी अधिगम के अंतर्गत आता है? बिल्कुल भी नहीं। थकान हो गया, कोई डिजीज हो गया, इसके कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अधिगम नहीं बोला जाएगा। बल्कि आपके व्यवहार में अगर मानसिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा है, उसे हम कहेंगे सर अधिगम, उसे हम कहेंगे लर्निंग। अब इसको हम समराइज करने जा रहे हैं। तो लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है और अधिगम के द्वारा एक बालक के अनुभवों का निर्माण होता है। अधिगम के द्वारा किसी बालक, बालिका में उसके अनुभव में अस्थाई परिवर्तन आता है।
व्यवस्थित परिवर्तन आता है, और अधिगम आपका औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकता है। और जब आप अपने विद्यालय, अपने स्कूल कॉलेज से कुछ सीख रहे होते हो, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ सीख रहे होते हो, वो अधिगम का औपचारिक प्रक्रिया है। और जो आप अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से, अपने माता पिता से कुछ चीजें सीख रहे हो, वो अधिगम का क्या है सर, अनौपचारिक प्रक्रिया है। वो अधिगम का क्या है सर, इनफॉर्मल की प्रोसेस है। उम्मीद करते बाबू अधिगम के बारे में इतना आप समझ गए होंगे। अब कुछ की पॉइंट समझ लीजिएगा अधिगम के बारे में। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है, लर्निंग का एक प्रोसेस है। तो क्या कहोगे सर, ये लर्निंग का एक क्या है, तो सर जी लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी नई चीजें सीखता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, नई चीजें सीखता है और अनुभव के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन आता है। अपने एग्जाम में हमेशा जब ऑप्शन को टिक करिएगा तो अधिगम से जब अधिगम का क्वेश्चन आएगा तो अस्थाई परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा, परमानेंट चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर किसी बालक बालिका में कोई चीजों को सीख रहे हैं और सीख के उस चीजों से नए निर्माण कर रहे हैं तो समझिएगा वो अधिगम है। क्योंकि अधिगम का रिजल्ट, अधिगम का जो परिणाम होता है वो है अस्थाई परिवर्तन। ठीक है, तो अधिगम के द्वारा किसी बालक बालिका में अनुभवों का निर्माण होता है, साथ में साथ उसके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन होता है। ये पॉइंट को समझिएगा, उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, तो आप कहोगे सर अस्थाई परिवर्तन होता है बाबू। इतने पॉइंटों को आप समझ लीजिएगा। अब क्लास फ्लो में आ गई है तो हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं और अभी जो आपका पैटर्न चल रहा है इसमें 33% पोर्शन जो होता है बाबू वो आपका कवर करता है पेपर फर्स्ट। और यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ तो ये मान के चलिए यदि आपका 60 से लेके 65%, 60 से लेके 65% आपका नंबर आ जाता है, यानी 300 में से अगर आप 60% नंबर लेके आ जाते हो तो समझिएगा कि आपका नेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। ये हम लोग आपके 2023 के पैटर्न की बात कर रहे हैं फिलहाल, जो पैटर्न चल रहा है इसमें पैटर्न क्या है, तो 50 नंबर पेपर फर्स्ट से, 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट से और 100 क्वेश्चन पेपर टू से जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है। और टोटल नंबर कितने हो जाते, कहोगे सर आपके टोटल नंबर यहां पे हो जाते 300। क्यों, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है और आने वाले समय में शायद निगेटिव मार्किंग हो जाए। तो अभी आप तैयारी करके, यदि फर्स्ट ईयर में है, यदि आप इनरोल किए हैं एमए में, या अभी आप तैयारी करो एमए में एडमिशन लेने वाले हो, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और फर्स्ट बार में क्लियर करिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेकंड पेपर के लिए हम कुछ बुक सजेस्ट कर देंगे, उन्हें आप अवश्य पढ़ते रहिएगा साथ में। तो बाबू अधिगम के बारे में हम लोग इतना समझे, अब कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम के बारे में क्या कहते हैं ये आपको जरूरी है। बस हम लोग 3-4 जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है उसकी बात करेंगे। वैसे अधिगम के बारे में कई सारी लंबी चौड़ी डिफिनेशन हैं, यहां पे समझिएगा। गेट्स क्या कहते हैं, जो अधिगम है अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है भाई। अधिगम है क्या, जो हमारे व्यवहार में संशोधन कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले बहुत ज्यादा गुंडे पर्सन थे, यानी बहुत ज्यादा भैया हम मार काट में बिलीव करते थे, लेकिन अचानक हमें मिल गए गौतम बुद्ध जी और हम बिल्कुल सीधा साधा हो गए और अंगुली माल से एक बौद्ध भिक्षुक हो गए हम। ये हमारी विशेषता है और ये किसके माध्यम से हो पाया है सर, अधिगम के माध्यम से। बुद्ध के हम कुछ विचारों से प्रभावित हुए और हमारा व्यवहार परिवर्तन हो गया, हमारे व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन आ गया। तो व्यवहार में संशोधन करना ही अधिगम का उद्देश्य होता है, अधिगम का रिजल्ट होता है, अकॉर्डिंग टू गेट्स, याद रखेगा। ठीक है, आइए इसी के बारे में स्किनर क्या कहते हैं। अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अच्छा, प्रगतिशील व्यवहार क्या है, कोई भी कैसा भी आपका इन्वायरमेंट मिल जाए आप उसके प्रति अपने आप को समायोजित कर लोगे। ये पॉइंट को समझिएगा, समायोजित क्या, तो आप कहोगे सर समायोजित कर लेना ही अधिगम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप यूके के रहने वाले हो, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हो और हम आपको उठा के लेके भेज दें, आपको कहां, तो युगांडा भेज दें, साउथ अफ्रीका भेज दें, तो यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, आप अगर उसके प्रति अपने आप को ढाल ले रहे हो फिजिकली रूप में, तो ये कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं समायोजन। इसे क्या बोलते हैं सर, समायोजन। उसी प्रकार से स्किनर कहते हैं अधिगम वो है जो आपको हर परिस्थिति में अनुकूलन स्थापित करने में मदद करे। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जो आपके व्यवहार को प्रगतिशील बना दे, आपके व्यवहार में रचनात्मक परिवर्तन ला दे, उसी को हम कहते हैं अधिगम, उसी को हम कहते हैं लर्निंग। ये पॉइंट को समझिएगा।
ठीक है। अच्छा, यहां पे क्रो एंड क्रो क्या, इसके बारे में इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अधिगम में व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण सम्मिलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बाबू, इसको आप सभी क्या करो, अच्छे से लर्न कर लो। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। क्या कहती है, आप समझिएगा मेरी बात को। इसके बारे में क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, अधिगम में व्यवहार और ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण, अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में तो अस्थायी परिवर्तन आता है, बात सही है। हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती है, हमारा जो नॉलेज होता है वो अस्थायी होता है, वो संगठित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और वो हमारा ज्ञान औपचारिक ज्ञान होता है अधिगम के माध्यम से, और स्वस्थ दृष्टिकोण डेवलप होता है। किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक तरफा दृष्टिकोण नहीं होगा। यदि कोई एक बालक या बालिका सही मायने में शिक्षा प्राप्त किया है, सही मायने में अधिगम प्राप्त किया है, अधिगम के माध्यम से सीखा है, तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो आप कह सकते हो अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ज्ञान में हमारे बढ़ोतरी और हमारा स्वस्थ दृष्टिकोण डेवलप होगा। इसे आप कहोगे सर अधिगम, इसे क्या कहोगे आप अधिगम। तो उम्मीद करते हैं अधिगम से संबंधित पूरे पॉइंटों को आप समझ गए होंगे कि लर्निंग है क्या। लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और अधिगम के द्वारा एक विद्यार्थी के जीवन में अस्थायी परिवर्तन आता है। एक विद्यार्थी के जीवन में अस्थायी परिवर्तन आता है। इतने पॉइंटों को आप याद रखिएगा, इतने पॉइंटों को आप यहां पे अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग की हम लोग बात करने चलते हैं कि भैया अधिगम को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। अच्छा, जब हम लोग अधिगम की बात कर रहे हैं बाबू, तो हम कहीं ना कहीं बात करें सीखने की, क्या, तो आप कहोगे सर कहीं ना कहीं बात करो आप सीखने की, कि हम सीखते कैसे हैं, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले है सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत। एग्जाम्पल के तौर पे, जब अधिगम घटित हो रहा होता है, और अधिगम कब घटित होता है, जब शिक्षण का कार्य होता है। ये पॉइंट आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि अधिगम के द्वारा, शिक्षण के द्वारा अधिगम का माहौल उत्पन्न किया जाता है। शिक्षण के द्वारा अधिगम को प्राप्त करने का एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। तो इस एटमॉस्फेयर को तैयार करने में सक्रियता अपनी भूमिका का निर्वहन करती। जैसे आपके जो टीचर होते हैं वो भी आपके सक्रिय होने चाहिए, और जो विद्यार्थी हैं वो भी आपके सक्रिय होने चाहिए, तब जाके भैया अधिगम होगा। इसी के बारे में ना स्मिथ आपके क्या कहते हैं, जॉन स्मिथ कहते हैं कि भैया अधिगम के लिए जरूरी है एक बालक का सक्रिय होना, उसका एक्टिव होना जरूरी है, एक विद्यार्थी का। तो अधिगम का सबसे पहला सिद्धांत है कि सक्रिय प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोग्रेस। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो कभी भी भैया आपका एक तरीके से अधिगम नहीं होगा। जैसे अपनी कक्षा में अध्यापक आपको पढ़ा रहा, आप सो गए, अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो कभी अधिगम नहीं होगा। अधिगम के लिए सक्रिय होना जरूरी है। और अधिगम के लिए दूसरा है अस्पष्ट ज्ञान होना, स्पष्टता का होना, क्लियरिटी का होना। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए है। अगर एक अध्यापक का अपने विषय पे पकड़ है, समझाने का पकड़ है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, तो भैया स्वाभाविक सी बात है वो स्पष्टता के साथ चीजों को बताएगा। और एक बालक को रटाने से ज्यादा अगर आप उसको समझा दिए तो क्वेश्चन वो स्वयं बना ले जाएगा, वो क्वेश्चन का उत्तर स्वयं कर ले जाएगा। इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। एक बालक को जो कुछ बता रहे हो बाबू, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये पॉइंट को याद रखिएगा हमेशा के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल का अगला सिद्धांत क्या है, और जितने हम आपको यहां पे सिद्धांत बता रहे हैं ना, ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं ऑप्शन से उठा के लाए हैं। पूछ देगा कि निम्न में से अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो आप इनको देखोगे तो पता चल जाएगा ना कि ये अधिगम के सिद्धांत हैं। अगर यही पे कह देगा निष्क्रियता का सिद्धांत, तो कभी भी आपको अपने क्लास में निष्क्रिय नहीं रहना, उसको रॉन्ग कर देना है। ठीक है, तो यहां पे दो समझ गए, सबसे पहले एक्टिव और दूसरा आपका जो भैया सीख रहे हो वो स्पष्ट रूप से सीखिए। ठीक है, अब समझिएगा स्वगति का सिद्धांत। जब हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे शोध में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, या फिर आईसीटी वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे जो भी चीजें बालक को बता रहे हो उसमें आपका लीनियर प्रोग्राम्ड आ जाता है, मैथमेटिक प्रोग्राम आ जाता है, ब्रांची प्रोग्राम्ड आ जाता है। तो उसमें आपको यह बताया जाता है कि एक बालक या एक विद्यार्थी को, जब हम विद्यार्थी करें तो छात्र छात्रा दोनों हैं, तो एक विद्यार्थी को हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा पर्यावरण दीजिए कि वो अपने गति से चीजों को सीखे।
ये पॉइंट को समझिएगा, यानी उसके स्वयं के गति से सीखने का मौका दीजिए उसे, तो ज्यादा से ज्यादा अधिगम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बर्डन दे दिए कि आपको 8 घंटा पढ़ना, लेकिन आपका मन नहीं है तो आप नहीं सीखोगे। हम आपको फ्री छोड़ दिए, देखो बाबू जब आपका मन हो तब उठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो स्वगति का सिद्धांत कहता है एक बालक या ये बालिका अगर अपने गति के माध्यम से सीखेंगे तो बेहतर सीख जाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। पुरस्कार का सिद्धांत, इसी को आप पुनर्बलन के नाम से भी जान सकते हो। किसके? इसी को आप पुनर्बलन, ठीक है, इसी को आप पुनर्बलन के नाम से भी जान सकते हो। इसी को आप रीइंफोर्समेंट के नाम से भी जानते हो। क्या? तो कहोगे सर जी पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन के नाम से भी आप इसे जानते हो, और इसी को आप रीइंफोर्समेंट या पुरस्कार के नाम से, जैसे कोई बालक क्लास में जल्दी सीखा या किसी प्रश्न का उत्तर जल्दी दे दिया, तो आप क्या करोगे? उसे शाबाशी दोगे, उसे थपथपाओगे उसकी पीठ, हाँ बाबू आपने बेहतर किया, तो बालक चीजों को बेहतर सीख जाएगा। तो पुरस्कार का, रिवॉर्ड का सिद्धांत क्या कहता है? एक बालक के सही कार्य करने पर अगर आप चाहते हो कि उस कार्य को वो दोहराए तो पुरस्कार दीजिए। ये पॉइंट को समझिएगा। और कहीं ना कहीं पनिशमेंट भी यही में आ जाता है, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी आ जाता है। अगर आप कोई अवांछनीय कार्य उसको रोकना चाहते हो तो थोड़ा बहुत बालक को डिसिप्लिन दो, थोड़ा बहुत उसको, एक तरीके से कहने का मतलब है अनुशासित रखो, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनुशासन हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के लिए होना चाहिए, उसमें सुधार के लिए होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट को समझिएगा। उसके बाद अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत के लिए एक इंपॉर्टेंट यहां पे हम आपको लाइन बता सकते हैं, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, अरसरी आवत जा सिल पर पड़त निशान। यानी करत करत अभ्यास, आपको अचानक इनसाइट रूप से किसी भी आपके नए रास्ता दिख सकते हैं, और लगातार अगर आप प्रयास करते करते जा रहे हो तो भैया आप जो पत्थर है ना उस पे भी आप निशानी बना सकते हो, उस पे भी आप चिन्ह बना सकते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझिएगा कि अभ्यास इंपॉर्टेंट है। हम आपको पूरी क्लास पढ़ा दिए, अगर आप इस क्लास को दोहराए ना, अगर इस क्लास को आप अगेन पढ़े ना, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। इसे आप समझे ना तो भैया प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो सर कहोगे सर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे सर अभ्यास का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात किए। अब यहां पे समझिएगा आपके सीखने की पद्धति, लर्निंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अभी तो ये समझे कि जब अधिगम की प्रक्रिया घटित हो रही होती है तो कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। अब ये समझिएगा कि अधिगम या फिर अधिगम को प्राप्त करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। अभी इसके अगले वाली क्लास में हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, शिक्षण विधियां, जो हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में। इसमें हम लोग व्याख्यान को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, अनुकरण को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, ऐतिहासिक को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, ह्यूरिस्टिक को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे, तो वो टीचिंग मेथड्स को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सीखने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग छोटी कक्षाओं की बात करें तो एक होता अनुकरण। अगर आप किसी बालक को जब पहले क सिखा रहे होते हो तो कहीं ना कहीं उसे आप कंठस्थ करा रहे होते हो। क्या? तो आप कहोगे सर सबसे पहले उसे हम लोग यहाँ पे क्या तो कंठस्थ करा रहे होते हैं, उसे हम कहीं ना कहीं मेमोराइज करा रहे होते हैं। तो ये होता आपका अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। एक बालक को कुछ चीजें सबसे पहले अनुकरण कराओ, जो आप पढ़ा रहे हो उसे वो देख के सीखेगा सबसे पहले। उसके बाद होता आपका ऑब्जर्वेशन, उसके बाद होता आपका अवलोकन। बालक या बालिका चीजों को अवलोकन करके अपने लेवल पे ऑब्जर्व करके सीखते हैं विद्यार्थी। और सीखने की थर्ड एंड इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लगा लीजिएगा, यह है आपका एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से। एग्जाम्पल के तौर पे एक बालक को तो आप मैप दिखा दिए, देखो बाबू ये दिल्ली का रास्ता जा रहा है, तो बालक उसको अवलोकन करके सीख लेगा, हाँ ये दिल्ली का रास्ता, ठीक है। एक है कि उसको दिल्ली भेज दो कि जाओ आप दिल्ली घूम के आओ, उसको पता चल जाएगा कि दिल्ली कैसे जाते हैं। अनुभव करके सीखना भी आपके सीखने के पद्धति के अंतर्गत आता है। और उसके बाद शिक्षण भी आता है। देखो टीचिंग आपका कैसे होती है, तो कहोगे सर जी ये भी हमारी फॉर्मल और हमारी यहाँ पे इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल भी होती है, निरौपचारिक, लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल की ही बात करते हैं। यानी जो आप कहीं ना कहीं आपको भैया क्या होता है कि समाज द्वारा भी आप सीखते हो, तो वो आपका फॉर्मल टीचिंग। कहीं आप जो है कि अपने टीचर सीखते हो, वो है फॉर्मल टीचिंग। और कहीं ना आपको समाज सिखाता है ना आपका शिक्षक सिखाता है, वहां आपको नेचर सिखा रहा होता है, प्रकृति सिखा रही होती है, प्रकृति की भी आपको सिखाती है कि कैसे रहना, कैसे इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। तो ये आपके होते हैं भैया शिक्षण भी अधिगम की सीखने की पद्धति होते हैं। कहीं ना कहीं लर्निंग मेथड्स होते हैं, लर्निंग मेथड्स को आपको शिक्षण भी प्रभावित करते हैं।
ये पॉइंट को समझ लीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पे हम आपको कुछ बता देते हैं। देखो बाबू, अधिगम के लिए शिक्षण का होना जरूरी नहीं है। क्या? तो आप कहोगे सर जी अधिगम के लिए ये कौन सी बात बता दी है, समझिएगा। अधिगम के लिए, अधिगम के लिए शिक्षण का, ये पॉइंट इसलिए बता रहे, इसको समझा देते हैं। शिक्षण का होना, शिक्षण का होना आवश्यक, आवश्यक नहीं है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे अधिगम के लिए शिक्षण का होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारा नेचर भी हमें सिखा रहा होता है। जरूरी नहीं कि एक अध्यापक ही चार सब चीजों को सिखाए। जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी पद्धति हैं जो बिना अध्यापक के हम सीखते हैं। तो अधिगम बिना शिक्षण के भी घटित हो सकता है। और वो किस कंडीशन में होगा? तो कहोगे सर नेचर के द्वारा, नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपका शिक्षण भी अधिगम पद्धति को, लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग मेथड को कहीं ना कहीं सब प्रभावित करता है। ये पॉइंट को समझिएगा। उसके बाद आपका यहां पे निर्देश। अच्छा, एक बात और समझिए, कभी भी हम लोग शिक्षण में आदेश शब्द का प्रयोग नहीं करते। कौन सा सर? आदेश नहीं। आदेश शब्द आपका निगेटिव वर्ड है, जबकि हम लोग किसका प्रयोग करते? तो आप कहोगे सर निर्देश का। किसका सर? निर्देश का। सर इंस्ट्रक्शन का। सर किसका? तो सर इंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बालक को हम निर्देश देते हैं कि यहां से यहां तक पढ़ के आना, अच्छा होमवर्क ये करके आना। तो कहीं ना कहीं निर्देश के माध्यम से भी हम लोग चीजों को सिखाते हैं। ये भी सीखने का एक मेथड है। और परीक्षण और त्रुटि यानी ट्रायल और एरर, ये दिया कौन सा था? तो आप कहोगे सर महान हमारे मनोवैज्ञानिक, आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे सर थॉर्नडाइक। जिसका नाम क्या है? तो थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक इनका नाम है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये आपका परीक्षण और त्रुटि, आप प्रयास करते रहोगे, प्रयास करते फेल, प्रयास फेल, ऐसे किसी चीजों को सीख जाओगे। और एक्सपीरियंस के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से, इसके आप कैसे हो प्रयोग के माध्यम चीजों को सीखेंगे। हम कुछ इनोवेशन के माध्यम से चीजों को सीखेंगे, नवाचार के माध्यम से सीखेंगे। ये भी सीखने की एक पद्धति है बाबू। उसके बाद आपका पूछताछ, क्वेश्चनिंग। जैसे आप अपने अध्यापक से कुछ पूछे, अध्यापक ने उत्तर दिया, आप कुछ सीख गए। अध्यापक आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हो। नहीं पता तो आप घर से होमवर्क करके आ रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आपका सीखने की एक पद्धति होती है। तो इतने पॉइंटों को आप समझिएगा। तो ये आपके सीखने के कुछ पद्धतियां हो जाती हैं। और जहां से आपके यूजीसी, देखो वैसे बाबू अधिगम का चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अधिगम का चैप्टर है। इसी में आगे आपको लर्निंग थ्योरीज पढ़नी रहेंगी। लेकिन वो सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नाम मात्र देखने को मिलते हैं, यहां पे नहीं के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो यूजीसी का पैटर्न, जो यूजीसी का प्रीवियस लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, पीवाईक्यू है, उनको ध्यान में रखते हुए क्लास डिजाइन करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब एक टॉपिक हम आपको यहां पे लास्ट पढ़ाने जा रहे हैं, वो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद अभी हम बता देंगे अधिगमकर्ता को प्रभावित करने वाले कारक की बात भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर सबसे पहले शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, उसके पहले एक पॉइंट यहां पे हम आपको बता देते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट हम आपको और बता देते हैं, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे भी मान लीजिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे हम एक पॉइंट की बात करें कि सर जी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक आप समझिएगा। ठीक है, करने वाले कारक, इस पॉइंट को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिगम को सबसे पहले क्या प्रभावित कर सकती है? अधिगम प्रक्रिया को तो बालक की रुचि, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसी को लिखते हैं, बालक का क्या? तो कहोगे सर इंटरेस्ट। उसके बाद दूसरा क्या? तो बालक की क्षमता। दूसरा क्या? तो कहोगे सर बालक की क्षमता, बालक की कैपेबिलिटी। क्या? तो बालक की सर कैपेबिलिटी। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए बालक का आईक्यू, बालक का आईक्यू बालक की क्षमता के अंतर्गत ही रखेंगे। उसके बाद उसका हम क्या कह सकते हैं सर? मानसिक स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है सर। उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य। ऐसे मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है? एक बालक अगर शारीरिक रूप से फिट नहीं रहेगा तो चीजों को सीख नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर बालक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कभी भी भैया अधिगम नहीं होगा, नई चीजों को सीखेगा नहीं। जब हम अधिगम की बात कर रहे होते तो सीखने की बात कर रहे होते, वो चीजों को सीख नहीं पाएगा। यदि उसकी क्षमता नहीं है चीजों को सीखने की, उसका आईक्यू ही नहीं है, उसका इंटेलिजेंट कोशिएंट ही नहीं डेवलप हो गया है, उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कितना है? तो कहोगे सर 50 या 70, तब भी बालक चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो अधिगम को रुचि, क्षमता भी प्रभावित करती है।
और अधिगम को रुचि भी प्रभावित करती है। रुचि कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी नेट की, जिन बच्चों को नेट की क्लास पढ़ना ही ना हो और हम उनको अपने कक्षा में बैठा के नेट की क्लास पढ़ा रहे हो, यूजीसी नेट की क्लास पढ़ा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अधिगम ही नहीं होगा। अधिगम होगा भी तो भूल जाएंगे वो। तो रुचि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्षमता रोल प्ले करती है, और मानसिक स्वास्थ्य भी आपका रोल प्ले करता है। और इसी में आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ जाएगा। इसी में वाह के कुछ बाह्य कारण भी, जैसे पारिवारिक स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आ जाएगी, स्वयं की मानसिक स्थिति, तनावग्रस्त, सारी पॉइंटें आ जाती हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते बाबू इतने पॉइंट को आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। टीचिंग को सर कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? सबसे पहले शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, यानी अगर उस टीचर की वो सब्जेक्ट पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, अगर उस टीचर का उस सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो वो अध्यापक भैया टीचिंग को प्रभावी रूप से नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रभावित करता है। यानी अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता, अगर मान लीजिए वो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन करके चीजों को पढ़ाने लग रहा है, ना उसके पास एमएड की डिग्री है, या कहने का मतलब उसके पास जो की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है, उसका अनुभव नहीं है प्रॉपर तरीके से, या उस सब्जेक्ट को वो अध्यापक पढ़ा ही ना हो, बिना तैयारी के क्लास को पढ़ाने लगे, तो शिक्षण आपका प्रभावित होगा बाबू, निगेटिव रूप में। अगर पॉजिटिव वे में बात करें तब भी प्रभावित होगा, अगर एक अध्यापक अपने अनुभव के माध्यम से या फिर उसी सिलेबस को कई दफा पढ़ के क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका शिक्षण प्रभावित होगा, तरह तरह के एग्जाम्पल से चीजों को बताएगा। तो शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता भी प्रभावित करती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपका शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। कहते हैं एक अध्यापक के अंदर कुछ गुण हो या ना हो, लेकिन टीचिंग स्किल होना चाहिए। टीचिंग स्किल को आप कह सकते हो संप्रेषण स्किल। इसी को आप क्या कह सकते हो? तो सर जी इसी को आप कह सकते हो संप्रेषण, क्या? तो इसी को आप कह सकते हो संप्रेषण कौशल। क्या? तो आप कहोगे सर संप्रेषण कौशल, इसी को आप संप्रेषण कौशल कह सकते हो। तो आपका जो टीचिंग स्किल है वो भी शिक्षण को प्रभावित करता है। और उसके बाद शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, टीचर का अनुभव कितना है अपने सब्जेक्ट को लेके, ये भी आपको प्रभावित करता है। कक्षा का वातावरण, एक अध्यापक को, एक शिक्षक को हमेशा अपने कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? तो कहोगे सर नियंत्रित। कैसा? तो आप कहोगे सर नियंत्रित। कैसा? तो कहोगे सर नियंत्रित रखना चाहिए, ताकि उसके क्लास में पढ़ने का माहौल क्रिएट हो सके और अधिगम की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, तो कक्षा का वातावरण भी टीचिंग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। आर्थिक कारक इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर जैसे कहते हैं ना कि मतलब अगर सारा कुछ, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान है तो भी एक प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है उसका एक प्रोफेशन है, कोई इंजीनियर उसका प्रोफेशन, उसी प्रकार से जो टीचिंग है वो भी एक प्रोफेशन है। तो जो अध्यापक इसमें सम्मिलित हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ उसके बदले कुछ ना कुछ मूल्य मिलना चाहिए, उनके परिश्रम का मूल्य मिलना चाहिए। तब जाके आर्थिक रूप से अगर कोई अध्यापक मजबूत है तो वो टीचिंग अच्छे से कर पाएगा। अगर उसकी रोजी रोटी चल रही है तो टीचिंग अच्छे से कर पाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल आपकी जरूरतें हैं, नीडें हैं। अगर टीचिंग के बदले उससे कुछ नहीं मिल रहा है तो भैया स्वाभाविक सी बात है टीचिंग में उसका मन नहीं लगेगा। अगर उसके घर में सब लोग भूखे हों तो कब तक वो भैया एक तरीके से पढ़ाते रहेगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो अगर एक अध्यापक इकोनॉमिक रूप से बिल्कुल, इकोनॉमिकल रूप से बिल्कुल तैयार है, मजबूत है, तो क्लास में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। यदि उस क्लास के बदले उसे कुछ पैसे मिल जा रहे हैं या फिर आर्थिक उसे मजबूती मिल जा रही, सहायता मिल जा रही है, तो आपका टीचिंग अच्छे से होगा। तो कहीं ना कहीं भैया आर्थिक कारक भी होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा। मान लीजिए आज ही आप देख रहे हैं कि YouTube पे इतने सारे टीचर से बेहतर टीचर आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो आपसे फीस नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं YouTube इन्हें छोटी अमाउंट ही, देखो क्लास जब आप ऐसे क्लास लेते हो टीचिंग के लिए, तो एक क्लास में आपको मुश्किल से मुख्य रूप से अगर बात करें तो आपको 50 रुपए के आसपास तो मिल जाते हैं, अगर आपका ठीक ठाक बच्चे देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों का वो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मैटर करता है, कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, कब तक देख रहे हैं, तो ये भी मान के चलिए उसका एक एक खर्चा पानी, रोजी रोटी चल जाती है। तो अध्यापक बिल्कुल सस्टेन कर जाता है, आपको पढ़ा ले जाता है। तो ये बेसिक जरूरतें पूरा हो जाती हैं, इसीलिए अध्यापक यहाँ आपको पढ़ा पाता है। लेकिन बहुत से ऐसे टीचर हैं जो जरूरत पूरा होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह बिल्कुल ऐसे मुंह खोल के बैठे रहते हैं बच्चों की तरह, कि कितना उनसे लूट लें, कितना लूट लें। तो वो उनकी अलग बात है भाई, ठीक है। लेकिन एक अध्यापक को अपने दायरे में रह के टीचिंग का कार्य करना चाहिए।
आर्थिक रूप से उनकी रोजी रोटी और उनका जीवन चलता रहे, बस ये जरूरी है। ठीक है, तो भैया आपका आर्थिक कारक भी कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करता है, ये पॉइंट को याद रखेगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की भी हम लोग बात कर लिए, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्या है, शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक नीतियां, इसको आप लोग ऐसे समझिएगा, मान लीजिए एक अध्यापक को आप इसको फ्रीडम से समझिएगा। एक अध्यापक को यदि आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्या तो आप कहोगे एक अध्यापक को यदि आप स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, तो अगर उस अध्यापक को आप फ्रीडम नहीं, स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, तो वो टीचिंग का कार्य नहीं कर पाएगा। यदि पॉलिसी आप ऐसा बना दिए कि सिर्फ बच्चों से पैसा चूसना है, उनको पढ़ाने से मतलब नहीं, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा लीजिए उनसे, तो एक अध्यापक टीचिंग का कार्य नहीं कर पाएगा, प्रमोशन करने में ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाबू शिक्षण संस्थाएं भी, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज होती हैं, वो भी टीचिंग को प्रभावित करती, याद रखेगा। विषय वस्तु जो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है वो भी प्रभावित करता है। यदि सब्जेक्ट मैटर क्लास के हाई लेवल का हो, क्लास मान लीजिए आपकी किसकी है, तो कहोगे सर बीए की, यानी आपकी बीए की क्लास है, बीएससी की, आप चीजें बालक को पढ़ा रहे हो, एक पीएचडी की, रिसर्च पेपर की, थीसिस की, तो वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो विषय वस्तु भी मैटर करता है, टीचिंग को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि विषय वस्तु टीचर और स्टूडेंट के मध्य कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवाती है, कम्युनिकेशन स्थापित करवाती है। ठीक है, उसके बाद समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में एक बालक चाहता है कि हम कम समय में ज्यादा ज्यादा चीजों को सीखे और जो माता पिता हमारे सपने देखे उसको पूरा कर पाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिलेबस को पढ़ो ना मन से, अध्यापक की क्लास को आप अच्छे से पढ़े ना, अध्यापक को आप उकसाए रहो कि सर जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए, तो वो अध्यापक जल्दी खत्म करने के चक्कर में भैया शिक्षण को प्रभावित कर देगा, अच्छे से टीचिंग का कार्य नहीं कर पाएगा वो। इसीलिए एक अध्यापक को फ्री छोड़िए, क्लास में कुछ ऐसा अपशब्द ना बोलिए कि अध्यापक का मतलब मानसिक संतुलन खोए और आपको कुछ गलत चीजें पढ़ा बैठे। क्योंकि एक अध्यापक क्लास में वही पढ़ा रहा होता है जो उसका अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है। तो हमेशा जो माता पिता की अपेक्षाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से ये भी आपको क्या कहती है सर, प्रभावित करती हैं। ये पॉइंट को बाबू आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट टॉपिक की आज बात कर लें कि अधिगम कर्ता क्या होते हैं, अध्येता क्या होते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं लर्नर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो सर सीखने वाला। सर सीखने वाले को अधिगम अधिगम कर्ता कहते हैं। जैसे हमारे और आप में अधिगम कर्ता कौन है, एक अध्यापक भी हमेशा एक अधिगम कर्ता ही होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, हम भी लर्नर ही हैं, आपसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट सीखते हैं, नई पुस्तकों सीखते हैं, लेकिन वो लेवल अलग है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे और आप में आप कहोगे सर हम आपके लर्नर हैं, हम अधिगम करता है सर, हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, हम ज्ञान अर्जन करें ताकि नेट के पेपर को क्वालिफाई कर पाए, उसमें उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाए सर। तो अधिगम कर्ता कौन होता है, जो सीखने वाला होता है, जो चीजों को ग्रहण कर रहा होता है, उसे अधिगम कर्ता कहते हैं। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं भी होती सर, बिल्कुल बाबू इसकी विशेषताएं भी होती हैं। इसकी क्या क्या सर विशेषताएं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सर? सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सक्रियता इंपॉर्टेंट है। अधिगमकर्ता की सबसे बड़ी विशेषता है सक्रियता, उनमें हमेशा वो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे जो अधिगम करता है चीजों को सीखने के लिए। दूसरा क्या, तो आप कहोगे सर रुचिपूर्ण, दूसरा क्या है तो आप कहोगे सर रुचिपूर्ण, बिल्कुल वो उनका आप जो चीजें सीख रहे हैं उनमें उनकी रुचि होती है, तभी तो वो सीख रहे होते हैं। तो ये अधिगमकर्ता की विशेषता है। और मानसिक रूप से संतुलित, और उसके बाद आप क्या कह सकते हो, मेंटली रूप से वो क्या होते हैं सर, बैलेंस्ड होते हैं। बिल्कुल मेंटली रूप से क्या होते हैं सर, बिल्कुल संतुलित होते हैं, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। उसे हम कह सकते हैं सर अधिगम करता, उसे हम कह सकते हैं सर सीखने वाला। ठीक है, तो आप अधिगम करता क्या, जो चीजों को ग्रहण कर रहा है, या फिर अधिगम या फिर शिक्षण अधिगम के माध्यम से जिसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन समझ लीजिएगा, ठीक है, कि अधिगम करता किसे कहते हैं। एक पॉइंट और समझ लीजिएगा, आप कह सकते हो कि सर अधिगम करता कौन है, यहां पे समझिएगा अधिगम करता कौन है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप टीचिंग लर्निंग के माध्यम से जो आप एक शिक्षक एक विद्यार्थी के, जो आप एक विद्यार्थी के व्यवहार में
एक विद्यार्थी के व्यवहार में जो आप अस्थाई परिवर्तन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा, जो आप अस्थाई परिवर्तन कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं सर, अधिगमकर्ता। यानी आप अच्छे सही अप्रोच के साथ, सही टीचिंग लर्निंग मेथड के साथ जो विद्यार्थी के व्यवहार में आप परिवर्तन कर रहे हो, तो उसी विद्यार्थी को हम अधिगमकर्ता कहते हैं, उसी विद्यार्थी को हम लर्नर कहते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जो विद्यार्थी बिल्कुल वो क्या होनी चाहिए सर, सक्रिय होनी चाहिए, उनकी रुचि सही होनी चाहिए उस विषय वस्तु के प्रति, और मेंटली रूप से वो स्वस्थ होने चाहिए। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे सर, अधिगमकर्ता, हम उन्हें सीखने वाला बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते बाबू इतने पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। आज के क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात किए। अब आप लास्ट में पूरी क्लास देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इस क्लास को क्या आप अच्छे से समझे। ये आपकी फाउंडेशन क्लास चल रही है, बिल्कुल हम लोग इसमें बेसिक से चीजों को समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को। आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और हौसला बुलंद करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्त यार को क्लास शेयर भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ हम आपको एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जल्दी ही, शिक्षा शास्त्र, जो कि हमारा भी सब्जेक्ट रहा है, उसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, पेपर फर्स्ट है। जो हमसे प्रयास हो सकता है डेप्थ में जाके हम आपको चीजों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो बाबू, तब भी आप हमें इस पे संपर्क करके हमसे कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और इस नोट्स की स्पेशलिटी ये है कि इसमें संपूर्ण रूप से जितने सिलेबस है, कंप्लीट यूनिट इसमें कवर की गई है। उसके साथ में आपको साथ में एमसीक्यू भी दिया जाएगा प्रीवियस ईयर पे आधारित, और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन होगा, बिल्कुल नया आपका एक तरीके से नोट्स आपको मिलने वाला। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। जो प्रयास कर सकते हैं हम आपको बेहतर दिशा दिखाने में और आपको एक तरीके से सही राह में ले चलने के लिए, वो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग कल अपने अगली क्लास में। द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए, अपने दोस्त यार तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।